जुर्गम अपने घर की छत पर खड़ा था। वो सीधा खड़ा था, इसका चेहरा आसमान की तरफ था। इसकी कैफियत ऐसी थी जैसे वो किसी की बात सुन रहा हो, बज़ाहिर सामने कोई नजर न आ रहा था। इससे थोड़े फासले पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था। इसका हुलिया बहुत अजीब था। दोनों हाथों की उंगलियों मुख्तलिफ पत्थरों की अंगूठियों से भरी हुई थीं। गले में सियाह डोरी के साथ किसी जानवर की छोटी छोटी हड्डियां लटक रही थीं। जुर्गम ने हवा में हाथ लहराकर किसी को जाने का इशारा किया। फिर इसने अपना रुख बूढ़े शख्स की तरफ किया और फातिहाना अंदाज में दोनों बाजू फैलाकर कहकहा लगाया। वाह, मेरे वेम्पायर्स के 3 खतरनाक हमले। अपनी औलाद को ढूंढने वाले वालिदैन अब अपनी जिंदगियों की खोज में निकल जाएं, क्योंकि जिंदगियां तो समझो उनके हाथों से गईं। सामने बैठे हुए बूढ़े शख्स ने उसे इसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इसका मतलब है कि तुम्हारी कठपुतलियां ठीक काम कर रही हैं। इन अमवात के बाद तो उनकी शैतानी ताकत काफी बढ़ जाएगी। तुम उनसे वो काम क्यों नहीं लेते जिनके लिए ये सब किया है? इन कामों का अभी वक्त नहीं आया, वैसे भी एक परेशानी है जिसमें मैं उलझा हुआ हूँ। वो किया? बूढ़े शख्स ने पूछा। जुर्गम अपनी फटी फटी अनखों से फिजा को घूरने लगा। फयाम फयाम किया मतलब? बूढ़े शख्स ने पूछा। मेरे ज्ञान के मुताबिक फवाद, कुरिया, वशा और खयाम पर मेरा अमल कामयाबी से पूरा हुआ है। मगर जब से मैंने उन चारों को अपनी कुव्वतें इस्तेमाल करने का इख्तियार दिया, इस रोज से खयाम का मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने अपने मोकलों के जरिए भी खयाम को तलाश किया, मगर उसका पता नहीं चला। हैरत की बात तो यह है कि मेरा अमल भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा। मैंने इसे ये रूप दिया और वो मुझे ही बेखबर कर गया। बूढ़ा शख्स तमसखराना अंदाज में हंसने लगा। तुम फिर किस बात पर अपनी फतह का जश्न मना रहे हो? काला इल्म करने वाले का किया हुआ एक गलत अमल उसे मौत के घाट उतार सकता है। खयाम को ढूंढो, वरना अपनी बर्बादी की तैयारी रखो। यकीनन इस रोज जब तुमने उन चारों पर अमल किया तो खयाम के मामले में कोई गड़बड़ हो गई होगी। अगर इसकी डोर तुम्हारे हाथ में नहीं तो ये बात बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जुर्गम बूढ़े शख्स की बात पर मजीद परेशान हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, काले उलूम की दुनिया में आपका तजुर्बा बहुत ज्यादा है। मैं आज रात को चला काटूंगा। बूढ़ा शख्स खड़ा हो गया। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना। और याद रखो, एक हमजाद की ताकत के आगे सैकड़ों आसिफ भी कुछ नहीं। तुमने उन चारों के हमजाद मुसफर तो कर लिया है, लेकिन इन्हें काबू में रखना बहुत मुश्किल काम है। ये कहकर बूढ़े शख्स ने अपना लाकट उतारकर जुर्गम को पहना दिया और फिर वहां से चला गया। मारिया की लाश लेकर जफर और तौकीर घर पहुंच गए थे। जफर का भी घर मातम कदा बन गया। तौकीर और रुखसाना, कुरिया और साहिल जफर के घर पर ही थे। यके बाद दीगर अमवात के सिलसिले ने उनके दिमाग शल कर दिए थे। तौकीर, रुखसाना, कुरिया और साहिल के साथ साथ जबीर और माहिन भी रात गए तक जफर के साथ ही रहे। तकरीबन रात के 2 बजे वो लोग अपने अपने घरों को लौटे। साहिल अपने घर गया तो जफर का हैंडी कैम इसके बैग में ही था। साहिल कपड़े बदले बगैर बिस्तर पर दराज हो गया। इसका जहन उलझा हुआ था। वाकयात और हालात ने इन्हें कैसे मोड़ पर ला खड़ा किया था। मौत उनके साथ आंख मिचौली खेल रही थी। उनके अपने उनकी आंखों के सामने लुकमा अजल हो रहे थे, मगर कोई नहीं जानता था कि ये वार कौन कर रहा है। वो सोच रहा था कि हम अपने दिफा के लिए लड़ें, मगर किससे? इसे हैंडी कैमरे का ख्याल आया कि जिस वक्त वो मोबाइल लेने गया तो इसका कैमरा ऑन था। जिस वक्त मारिया का कत्ल हुआ उस वक्त वो कैमरा बड़े से पत्थर पर पड़ा था। इस ख्याल के साथ ही वो बरकी सरत से उठा और अपने कपड़ों के बैग से कैमरा तलाश करने लगा। कैमरा मिलते ही उसने कैमरा ऑन किया। वो वीडियो ढूंढी और प्ले का बटन दबाया। आबिशार के खूबसूरत मनाजिर के सामने मारिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। साहिल बहुत बेचैन था। वो खूबसूरत मनाजिर की वीडियो फॉरवर्ड करने लगा। उसे जो देखना था वो अभी तक इसकी आंखों के सामने नहीं आया था। फिर कैमरे की तस्वीर बुरी तरह हिलने लगी। साहिल ने वहीं पर बटन छोड़ दिया। इसकी नजरें कैमरे की स्क्रीन पर जम गईं। फिर जैसे कैमरा किसी जगह गिरा और फिर मारिया की तरफ कैमरे का रुख ठहर गया। साहिल को उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी आंखें बेचैनी से किसी दूसरे वजूद को ढूंढ रही थीं। इस बच्ची को जो एक जवान लड़की का रूप धार गई थी, जिसने मारिया पर हमला किया था। फिर साहिल की आंखों में एक सितारा सा झिलमिलाया। वो रोशनी का एक डॉट था जो मारिया की गर्दन के करीब था। थोड़ी ही देर के बाद मारिया की गर्दन से खून बहने लगा और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। रोशनी का वो डॉट फिजा में उसी जगह इधर इधर उड़ने लगा जहां साहिल ने इस ततली को फड़फड़ाते देखा था। फिर उसी ततली की मानिंद रोशनी का वो डॉट हवा में कहीं गायब हो गया। साहिल के पूरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। इसका मतलब है कि वो लड़की जिसने आंटी मारिया पर हमला किया और जो बाद में तितली के रूप में बदल गई, कोई अजीबल खुल्कत हवाई मखलूक थी, जिसके वजूद को ये कैमरा दिखा नहीं पा रहा और रोशनी का ये डॉट इस मावरा वजूद की निशानदही कर रहा है। साहिल ने खुद कलामी करते हुए अपना सर पकड़ लिया। मगर वो लड़की तो बिल्कुल इस लड़की जैसी थी।
जिसे मैंने ख्वाब में देखा था इसके भी सफेद फराक में 7 रंग की धारियां उभर आई थीं। मगर वो लड़की तो वशा थी क्या ये लड़की? अपने इस सवाल पर उसे हुरिया की बात याद आई। जब मैंने इससे पूछा, काश तुम मुझे वशा के बारे में बता सकती। हुरिया तसुराना अंदाज में बोली, वशा बहुत मजे में है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत है। इसके परों में इतने खूबसूरत रंग हैं कि इंसान उनमें खो जाता है। तुम भी बच के रहना, नजर आने वाले खूबसूरत रंग कब खून के रंग में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। साहिल खोया खोया सा अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मैंने हुरिया की इस बात को महज मजाक समझा, मगर इसकी इस बात में पुरस्कार हकीकत पिन्हम है। हुरिया न सिर्फ वशा के बारे में जानती है बल्कि वो फवाद के बारे में भी जानती है। यकीनन इन सब का खयाम से भी ताल्लुक होगा। मगर ये सब वही हैं जो लापता हुए थे, ये किस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। साहिल सोच की भूल भलियों में खोया जा रहा था। फिर अचानक उसे काले जादू की किताबों का ख्याल आया जो इन सब के लापता होने के बाद उनके घरों से मिली थीं। साहिल की पेशानी पे पसीना चमकने लगा। ओह माई गॉड, ये सारी बातें किसी नागहानी आफत का पेशखमा हैं। इसने जल्दी से जफर का नंबर मिलाया। अंकल आप अंकल तौकीर, अंकल जुबैर, अंकल वकार को लेकर उसी वक्त मेरे घर आए। जफर हैरत से बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आधी से ज्यादा रात गुजर गई है और तुम ये भी जानते हो कि मैं किन हालात में हूँ। अंकल उससे पहले कि सुबह का सूरज एक और जिंदगी का चिराग बुझा दे, हमें कुछ करना होगा। मगर रात के इस खामे हम तुम्हारे घर आके किया करेंगे। अंकल कोई हमारे रास्तों पे शिकंजे फैला रहा है, हमारे साथियों को धीरे धीरे मौत के घाट उतार रहा है और हम अपने इस दुश्मन से नावाकिफ हैं। प्लीज आप उन सबको लेकर अभी मेरे घर आए, मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक खौफनाक हकीकत है। जफर ने लंबी सांस खींची। अच्छा इन सब से बात करता हूँ। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो सब साहिल के घर पहुंच गए। साहिल बहुत घबराया हुआ और परेशान था। इसने सबको अपने कमरे में बिठाया। ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास जो तुमने उस वक्त हमें यहाँ बुलाया है? जफर ने कहा। साहिल इन सब के करीब कुर्सी रखकर बैठ गया। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो एक ही वक्त में आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो भी बहुत जल्द, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? तफसील से बयान करो, तौकीर ने कहा। साहिल ने बेचैनी से इधर उधर देखते हुए बात शुरू की। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो आपको इस तरह समझ नहीं आएगा। जिस वक्त आंटी मारिया का कत्ल हुआ तो मैं गाड़ी से उनका मोबाइल निकाल रहा था। मैंने अपनी आंखों से एक लड़की को जो सफेद फराक में मलबूस थी उनके करीब देखा। मैं इस लड़की का चेहरा नहीं देख सका। इस लड़की ने आंटी मारिया की गर्दन पर अपने दानत नस्ब कर दिए, जूंगी खून इसके मुंह से लगा। इसकी फराक 7 रंग की धारियों के डिजाइन में बदल गई और फिर अचानक गायब हो गई। मैंने आंटी को संभाला तो मैंने हवा में किसी तितली को फड़फड़ाते हुए देखा। इसके परों में वही 7 रंग थे जो इस लड़की की फराक में थे। वो बहुत पुरस्कार थी। वो मेरी आंखों के सामने गायब हुई। जब इस लड़की ने आंटी पर हमला किया तो मेरा वीडियो कैमरा उनके हाथ से छूट गया। वो कैमरा ऑन था उस वक्त जो वीडियो बनी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर साहिल ने हैंडीकैम की वीडियो कंप्यूटर पर चलाई। इसने वहीं से वीडियो चलाई जहां से मारिया का कत्ल हुआ। इस रूह फरसा मंजर पर सबकी आंखें भीग गईं। जफर की बेचैन की स्क्रीन टटोलने लगी। मगर ये सब किसने किया? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और कहाँ है वो लड़की तुम जिसकी बात कर रहे थे? आपने वीडियो गौर से नहीं देखी। साहिल ने वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स किया। इसने स्क्रीन पर उंगली रखी। ये देखिए आंटी मारिया की गर्दन के करीब ये सितारा टिमटमा रहा है। थोड़ी ही देर में उनकी गर्दन से लहू बहने लगता है। आप अपनी नजरें रोशनी के इस डॉट पर मरकूज रखें। उसने एक बार फिर रोशनी के इस डॉट की तरफ इशारा किया। ये देखो, ये हवा में हरकत करता हुआ उसी जगह ऊपर नीचे हरकत कर रहा है जहां मैंने इस तितली को देखा था। जबीर और तौकीर की आंखों में हैरत और खौफ था। जबीर ने तौकीर की तरफ देखा और मानीखेज अंदाज में कहा, यह नजरअंदाज किया जाने वाला कोई रोशनी का डॉट नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दूर से दिखाई देने वाला टिमटमाटा हुआ सितारा जिसमें आग दहक रही हो। मगर ये है क्या? साहिल वीडियो बंद करके उनके करीब बैठ गया। मैं जो कहने जा रहा हूँ आपके लिए इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मैंने खुद एक लड़की को सफेद फराक में आंटी मारिया के करीब देखा था। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जूही इस लड़की के दांतों पर लहू लगा, इसका लिबास 7 रंगों में बदल गया और फिर वो एक खूबसूरत तितली का रूप धार गई। इस तितली के परों पर भी वही 7 रंग थे जो इस लड़की के लिबास पर थे। यह डॉट उसी पुरस्कार लड़की के वजूद की निशानदही कर रहा है। तौकीर ने साहिल की बात का मफहूम बयान करने की कोशिश की। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो कत्ल हो रहे हैं इनके पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि माफौकल फितरत मखलूक है, जैसे आसिब या रूह या कोई शैतानी ताकत। जफर भी किसी गहरी सोच में खोया खोया बोला, साहिल ठीक कह रहा है क्योंकि मैंने शमू की गर्दन पर वही 2 दांतों के निशान देखे थे जो मारिया की गर्दन पर थे।
शमू की और उसके साथियों की अमवात भी बहुत पुरस्कार थी, उनके जिस्म भी झुलस गए थे, कोई उनकी मौत की वजह नहीं जान सका। और ताबिश और महक की अमवात भी उसी तरह से बहुत अजीब थीं। और फिर हुरिया का इस वाकया का जिक्र करना, जब एक मुर्दा लड़की में रुखसाना ने हुरिया की आवाज सुनी। किसी बड़े राज की तरफ इशारा है। जबीर जो खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था, जफर से मुखातिब हकूकी राय कायम करने के लिए ये सब बातें काफी नहीं हैं। ये सब कत्ल करने वाला कोई इंसान है, दरिंदा है या कोई हवाई मखलूक, ये जानने के लिए हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। साहिल ने जुबैर की तरफ देखा। कत्ल करने वाला चाहे इंसान हो या रूह, हमें एक टीम बनानी होगी। पुलिस पर भरोसा करके हमने कितना वक्त बर्बाद किया, हम खुद इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। जफर ने भी साहिल की तायद की। मेरा ख्याल है कि साहिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। हमें एक टीम बनानी होगी, ये काम पर खतर भी है और पेचीदा भी। मैं तौकीर और जबीर तो इतने फर्तीला नहीं। मेरा ख्याल है कि साहिल और आरिफिन को हम भाग दौड़ का काम सौंपेंगे, बाकी जो हम कर सके करेंगे। तौकीर किसी सोच में खोया हुआ था। जफर ने उसे टोका, तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम किस सोच में गुम हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि साहिल और आरिफिन के अलावा और कौन हो सकता है, तो मुझे प्रोफेसर हसनन का ख्याल आया है। हमें वैसे भी सारा मामला उनसे डिस्कस करना चाहिए। हमने इन्हें बिल्कुल लाताल्लुक कर रखा है, वो हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। तौकीर की इस बात पर जफर ने कहा, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे भी मेरे जहन में कितने ही सवाल उठे हैं जिसका जवाब प्रोफेसर हसनन ही दे सकता है। तुम्हें याद है कि प्रोफेसर को शक था कि हमारे बच्चों ने म्यूजियम से कुछ स्टफ चुराए हैं। अगर वशा, खयाम, फवाद और हुरिया ने स्टफ चुराए हों तो इन्होंने इसका किया होगा। एक झुरझरी सी जैसे साहिल के पूरे वजूद से गुजर गई, वो थरथराती आवाज में बोला, हाँ, इन स्टफ में एक ततली भी थी। जफर ने सवालिया नजरों से साहिल की तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी कुछ नहीं कह सकता। हमें इन वेम्पायर्स का पता लगाना होगा, जो लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। साहिल ने कहा, मगर हम किस तरह उन वेम्पायर्स तक पहुंच सकते हैं? जुबैर ने पूछा। हुरिया के जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं, साहिल ने पर यकीन लहजे में कहा। मगर हुरिया, तौकीर परेशानी में कुछ कहने लगा। जफर इसकी बात काटते हुए बोला, तुमने कहा था ना कि हम हुरिया को आमिर के पास ले जाएंगे। तुम अपनी बात पर कायम रहो, आमिर जो कुछ भी करेगा हमारे सामने करेगा, हुरिया को कुछ नहीं होगा। ये सब बहुत जरूरी है। तुम इस बात पर यकीन कर लो कि हुरिया ज़हनी मरीज नहीं है। तौकीर सर झुकाए खामोशी से बैठ गया। जफर ने दोबारा बात शुरू की, हम खवातीन को इस मिशन से दूर ही रखेंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कल ही प्रोफेसर हसनन और आरिफिन से सारी बात करेंगे। यहाँ से तकरीबन 3 घंटों के फासले पर एक गांव है, वहाँ एक बुजुर्ग हैं। हमने काफी सुना है उनके बारे में। हम हुरिया को वहां ले जाएंगे। हुरिया को शक ना हो, इस लिए रुखसाना और तौकीर को जाना होगा। साथ में भी चला जाऊंगा। तौकीर रजामंद हो गया। वो सारे आधा घंटा और गुफ्तगू में मसरूफ रहे, फिर अपने अपने घरों को लौट गए। अगली सुबह मारिया के अकुल थे। दोपहर के बाद जफर ने इन सब को रुकने के लिए कहा और सारे वसवसे और खदशात बयान किए जो इन अम्बात के बाद पैदा हुए थे। जो कुछ जफर कह रहा था वो भयानक हकायत सबके लिए काबिल कबूल नहीं थे। बहरहाल आरिफीन इनकी टीम में शामिल हो गई, तौकीर, रुखसाना और हुरिया के साथ। जफर इस गांव के लिए रवाना हो गए जहां इस बुजुर्ग की हवेली थी। 3 घंटे का सफर काफी ज्यादा था। जफर पिछली सीट पर हुरिया के साथ बैठा था। हुरिया इस तरह मुंह बनाए बैठी थी जैसे उसे शक हो गया हो। हालात और वाकयात की वजह से सब वैसे ही परेशान थे, ऊपर से हुरिया की मुसलसल खामोशी एक खौफसा फैलाए हुए थी। सफर में खामख्वा की रुकावटें पैदा हो रही थीं। 3 घंटे का सफर 4 घंटे का हो गया था। बुजुर्ग रहमान साईं की हवेली पहुंचे तो इन्होंने इन सबको मेहमान खाने में बिठाया। मुलाजिम ने चाय पेश की तो रुखसाना ने मुलाजिम से पूछा, साईं की फैमिली भी यहीं रहती है? नहीं बेगम साहिबा, यहाँ साईं जी और उनके मुलाजिम रहते हैं। साईं जी के घर वाले तो दूसरे गांव में रहते हैं, आप बस ये चाय पिए, साईं जी आ रहे हैं। मुलाजिम के जाने के थोड़ी देर बाद साईं जी मेहमान खाने में दाखिल हुए। साईं जी के अंदर दाखिल होने से पहले ही हुरिया ने दरवाजे पर टिकटिकी बांध ली थी। इसे जैसे साईं जी की आमद का पहले ही पता चल गया था। साईं जी भी कमरे में दाखिल होते ही जैसे पत्थर के हो गए। वो मुसलसल हुरिया की तरफ देखते रहे और हुरिया भी उनकी आंखों में आंखें डालकर उसे इस तरह घूर रही थी जैसे इसे धमकी दे रही हो कि वो इसका राज इफ्शा ना करे। तौकीर ने हुरिया को टोका, हुरिया नजरें नीचे करो, बुजुर्गों को इस तरह देखते हैं। साईं रहमान मुस्कुराते हुए तहम्मुल से बैठ गए, से कुछ मत कहीं, ये आपकी ताबे है। जफर ने और रुखसाना ने साईं को सलाम किया और फिर अपना मौक़िफ़ बयान किया।
बुजुर्ग ने इन्हें इशारा किया कि हुरिया के सामने मजीद कुछ और ना बताएं। फिर इन्होंने हुरिया की आंखें देखीं, इसकी नब्ज़ चेक की और रुखसाना से मुखातिब हुआ, आप बेटी को हवेली दिखाएं। रुखसाना समझ गई कि साईं जफर और तौकीर से अकेले में बात करना चाहते हैं। वो हुरिया को लेकर बाहर चली गई। साईं तौकीर से मुखातिब हुआ, अब आप मुझे सब तफसील से बताएं। तौकीर ने सब कुछ साईं को बताया। साईं सारी सूरत हाल जानकर परेशान हो गए। मैं हुरिया को देखकर कुछ बातें तो जान गया हूँ, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। आप मुझे हुरिया की तारीख पैदाइश लिखवा दी, मैं इससे हिसाब निकाल लूं तो फिर मैं खुद आप लोगों से राब्तागा। आप सब बहुत बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गए। मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा। ये कहकर उसने मिट्टी की हांडी से कुछ तावीज निकाले और वो तावीज जफर के हाथ में दे दे। मैं आपको एक मशवरा दूं, आप सब दोस्त अपनी फैमिली समेत एक ही जगह ठहर जाएं। ये तावीज पानी में भिगोकर घर के सारे कोनों में छिड़क दें। खुदा के फजल से जो भी है वो इस घर में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब तक कोई वाज़ेह हकीकत सामने नहीं आ जाती आप लोगों को एक ही जगह रहना चाहिए। आज रात हुरिया का हिसाब निकाल कर मैं कल खुद आपके घर आऊंगा। आप मुझे अपना घर समझा दें। जफर ने बुजुर्ग को अपना घर समझा दिया और फिर वो लोग वहां से रवाना हो गए। अगले रोज तौकीर और रुखसाना हुरिया के साथ जफर के घर पर ही थे। हुरिया अंदर लिविंग रूम में बैठी थी। जफर ने तौकीर और रुखसाना को बाहर लॉन में बैठने के लिए कहा और रुखसाना की तरफ मुतवज्जह हुआ। हम ये भी कर सकते हैं कि जफर और हम लोग और जुबैर और वकार अहमद की फैमिली एक साथ रह लें। रुखसाना ने नफी के अंदाज़मी सर हिलाया। कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, किस बना पर कोई ये फैसला लेगा, सिर्फ एक वहम की बुनियाद पर। तभी जफर ने हाथ से बहस को खत्म करने का इशारा किया। ये फैसला हम बाद में कर लेंगे, अभी तो मैं साईं रहमान को अपने घर आने के लिए कह चुका हूँ। जब तक वो नहीं आते आप लोग यहीं ठहरें, दोपहर तक बापी भी आ रहे हैं। एक बार बुजुर्ग की बात सुनी फिर आगे का सोचेंगे। रुखसाना की आंखों में नमी तैरने लगी। वह बुजुर्ग मेरी हुरिया को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। जफर ने उसे तसल्ली दी, वो हुरिया से सिर्फ बात करेंगे और बशक फवाद और खयम के घर वाले भी मौजूद होंगे। आमिल तो ऐसे कामों में तन्हाई चाहते हैं और हुरिया भी शायद पसंद ना करे। तौकीर ने कहा, वो जो कुछ पूछना चाहते होंगे इसका ताल्लुक बशक फवाद और खयम से भी होगा, शायद उनके बारे में हमें इल्म हो जाएगा। वैसे भी जब बुजुर्ग चाहेंगे तो ही हम उनके पास जाएंगे। तौकीर जल्दी से बोला। 5 बजे के करीब साईं जी के खास बंदे का फोन आया कि साईं जी तकरीबन 7 बजे के करीब आपके घर पहुंच जाएंगे। जफर को ये जानकर तसल्ली हो गई कि साईं जी के आने तक खास दोस्तों के अलावा बाकी सब लोग जा चुके होंगे। जफर के घर एक बड़ा सानेहा हुआ था, वो खुद अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आ सका था, मगर उनकी छुट्टी ही इन्हें इशारा कर रही थी कि खतरा उनके सरों पर मंडला रहा। वो इस खतरे से नबरद आजमा होने की तैयारी करने लगे थे। सौरा यासीन अलमारी में रखने के बाद रुखसाना बुझी बुझी सी तौकीर के पास आ बैठी। हुरिया ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस गुमसम सी बैठी है। यही कहती है कि मुझे भूख नहीं है, ना हाथ मुंह धोया है ना बाल संवारा ही, अजीब सी हालत बनाई हुई है। कोई जूस वगैरह दे दो या फल दे दो। तौकीर ने जूस भी ले गई थी और फल भी कमरे में रख दे ही, मगर वो कुछ नहीं ले रही। आप चाहे शायद वो आपकी बात मान ले। तौकीर अंदर कमरे में हुरिया के पास गया। वो वाकई अजीब सी हालत में दीवार से सर टकाए बैठी थी। तौकीर उसके करीब बैठ गया। क्या बात है हुरिया, अपना क्या हाल बना रखा है? लिहोरिया ने घसीली नजरों से तौकीर की तरफ देखा। आप लोग मुझसे झूठी हमदर्दियां ना किया करें। बेटी तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे अंदर तो हमारी जान फंसी है। झूठ बोलते हैं आप, अगर मुझसे प्यार करते हैं तो साईं को क्यों बल्ला रहे हैं? वो मुझे अजियती देगा। वो तुम्हें भला क्यों अजियती देगा? मैं और तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास होंगे, वो बस तुमसे मिलना चाहते हैं। रुखसाना ऑरेंज जूस लेकर कमरे में दाखिल हुई। ये ने अपनी बेटी को खुद अपने हाथ से जूस पिलाए। तौकीर ने जूस का ग्लास लिया और हुरिया की तरफ बढ़ाया। हुरिया ने आराम से जूस पी लिया। तौकीर ने इसके सर पर प्यार दिया। गुड गर्ल। रुखसाना को भी कुछ तसल्ली हो गई। तौकीर और रुखसाना सबके साथ बाहर लॉन में बैठ गए। लॉन में फवाद के वालिदैन वकार अहमद और रहमान खय्याम के वालिदैन जुबैर और माहीन सब मौजूद थे। इतने लोगों की मौजूदगी में भी खौफ का सन्नाटा महवे गश्त था।